90% जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड, असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडी होने वाले हैं। तो यार पेपर का लेवल अपने लेवल पे होगा। बहुत से बच्चे यही सोचते थे टर्म फर्स्ट में, जब आपसे 2 साल पहले, कि टर्म फर्स्ट में एमसीक्यू आएगा तो हम कर ले जाएंगे, बहुत इजी होता है। यार उनसे पूछो, ठीक है, एमसीक्यू सबसे टफेस्ट होता है। क्यों टफ होता है? अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। यस, माई सेल्फ सुधाकर श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री फैकल्टी, आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का 1 शॉर्ट वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं। और क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेटली यहाँ से केमिकल रिएक्शन हम सीखेंगे, केमिकल रिएक्शन को बनाना सीखेंगे और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो डेफिनेटली ये चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेके चैप्टर नंबर 4 तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9 में एक टॉपिक पढ़ा था, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज क्या होता था, हम लोगों ने एग्जांपल लिए थे भाई, आइस को क्या करते थे, हीट प्रोवाइड करते थे और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता था, क्लियर है। और वाटर को जब हीट प्रोवाइड करते तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता था। वहां पे तीनों ही स्टेट में, उनकी जो तीनों स्टेट होती, उसका जो फार्मूला होता था, चाहे आइस की बात करें, चाहे वाटर की बात करें, चाहे वाटर वेपर की बात करें, उन सभी का फॉर्मूला क्या था, H2O ही था, क्लियर है। बट अगर भाई केमिकल चेंज की बात करें तो हम लोग क्या करते थे भाई, H2 प्लस O2 गिव्स H2O की फॉर्मेशन होती थी और वहां एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती। केमिकल चेंज में हमेशा क्या होता था, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती थी। जैसे मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन, क्लियर है। तो जब मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन होती थी तो क्या कर्ड से अगेन आप मिल्क फॉर्म कर लेते थे? नहीं कर पाते थे। लेकिन फिजिकल चेंज में हमेशा ये देखा गया कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करते थे और दूसरे स्टेट को फिर हम तीसरे स्टेट में कन्वर्ट कर लेते थे। और फिर अगर उस साइकिल को चलाया जाता था तो डेफिनेटली वो तीनों स्टेट क्या होती, एक दूसरे की रिपीटेशन होती थी। बट यहाँ पर केमिकल चेंज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक वर्ड, सीधे से वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि जो फिजिकल चेंज होता था वो टेम्परेरी होता था और केमिकल चेंज होता था वो हमेशा के लिए परमानेंट होता था, क्लियर है। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से कह रहा है, देखो कह रहा है, अ केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है और उस न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, क्लियर है। चलो देखते हैं कैसे। आओ, हम लोगों ने H2 लिया, हमने O2 लिया, क्लियर है, और हमने यहाँ पे H2O की फॉर्मेशन कर दी, क्लियर है। अब देखो H2O की जो प्रॉपर्टीज होगी वो H2 से भी डिफरेंट होगी और O2 से भी डिफरेंट होगी, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है और वो जो न्यू सब्सटेंस होता है वो अपनी एक न्यू प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, क्लियर है। चलो अब देखो, एक साइंटिस्ट हुए थे डाल्टन ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने ये बताया था कि जो एक एलिमेंट का एटम है, एक एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होता है, क्लियर है। कैसे इस चीज को समझते हैं, देखो जब भी यहां केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहां पे H2 रिएक्ट कर रहा है, यहां पे O2 रिएक्ट है, यहां पर H2O से ही तो रिलेटेड कंपाउंड यहां मिल रहा है। क्या यहां पे नाइट्रोजन मिल जा रहा है, क्या यहाँ हीलियम मिल जा रहा है, या क्या यहाँ पर अदर एलिमेंट के तुमको एटम मिल जा रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। बस यहाँ पर जो होता है वो एटम्स का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है भाई, देखो कह रहा है यहाँ पर केवल व केवल क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, क्लियर है। चले आगे, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पर कोई चेंजेस नहीं आते, बस वहां एटम्स का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, क्लियर है। और किस साइंटिस्ट ने बताया, तो वहां पे भाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ये एकदम क्लियर कर दिया था, ठीक है। चलो
देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, देखो कह रहा है द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। देखो अब इसी चीज को H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट, ये तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट, और ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या है भाई, ये तुम्हारा प्रोडक्ट। क्लियर है? देखो रिएक्टेंट एरो के इस तरफ होता है और जो प्रोडक्ट होता है एरो के उस तरफ होता है। क्लियर है? अगर नॉर्मल कंडीशन पे अगर लिखा जाए तो रिएक्टेंट हमेशा क्या लिखा जाता है, LHS में लिखा जाता है, ठीक है, और जो तुम्हारा प्रोडक्ट होता है हमेशा क्या लिखा जाता है, RHS में लिखा जाता है। क्लियर है? ठीक है, चले आगे। अब देखो यहां पर एक अगर बात किया जाए तो रिएक्टेंट की एक नई डेफिनेशन होती है कि रिएक्टेंट एट कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, और प्रोडक्ट हमेशा क्या करता है, टाइम के साथ इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चले आगे। चलो आई होप आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो देखो यहां डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्टिविटी नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखो वहां पे क्या लिखा है, एक्टिविटी नंबर फर्स्ट। क्लियर है? और यहां पर क्या हो रहा है, देखो एक तुम्हारी वॉच ग्लास बना हुआ है। क्लियर है? और यहाँ टोंग लगा हुआ है, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। ध्यान सुनना, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे मैग्नीशियम रिबन की बात करें, चाहे मैग्नीशियम मेटल की बात करें, तो आप वहां जो फॉर्मूला लिखोगे Mg ही लिखोगे। क्लियर है? और अगर आप एयर में भी बर्न कर रहे हो बेटा, क्लियर है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इस चीज को पहले समझते हैं। ठीक है भाई, किसी भी चीज को बर्न होने के लिए डेफिनेटली वहां पे ऑक्सीजन की नीड होती है। ठीक है, तो चाहे एयर लिखें चाहे ऑक्सीजन लिखें, दोनों एक ही चीज है। क्लियर है? तो यहां पर बेटा हम क्या लिखने जा रहे हैं, ऑक्सीजन O2। क्लियर है? तो यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या हो जाती है यहाँ पे, फॉर्मेशन। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरीके का आपका क्या है, बेस है, ये एक टाइप का क्या है, आपका बेस है। क्लियर है? और वाटर में क्या होता है, ये पार्शियल सॉल्युबल होता है। क्या होता है, पार्शियल सॉल्युबल। वाटर में क्या होता है, पार्शियल सॉल्युबल होता है। क्लियर है? अब देखो जब भी मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है भाई ना, तो ये कैसा फ्लेम जनरेट करता है, मतलब डैजलिंग फ्लेम। कैसा फ्लेम जनरेट करता है, डैजलिंग फ्लेम। आपने देखा होगा छुरछुरिया ना, तो छुरछुरिया में मैग्नीशियम रिबन के कुछ पार्टिकल डाल दिए जाते हैं, तो देखा होगा ना जब छुरछुरिया को हम लोग जलाते हैं तो वहां बहुत अच्छा स्पार्क निकलता है, और वही जो स्पार्क निकलता है वो किसका होता है, मैग्नीशियम रिबन का होता है। क्लियर है? तो कभी कभी आपसे बोर्ड में पूछ लेता है, एक सब्सटेंस है विथ डैजलिंग फ्लेम, डैजलिंग फ्लेम के साथ क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, डैजलिंग फ्लेम के साथ क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। ठीक है, तो वो सब्सटेंस बताओ, तो डेफिनेटली वो सब्सटेंस कौन सा होगा, Mg होगा। क्लियर है? चले आगे। अब देखो आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है, यहां पे कुछ लिख देगा जैसे A, यहां पे कुछ लिख दिया B। क्लियर है? अब आपसे ये पूछेगा A सब्सटेंस कौन सा है, तो आप बताओगे A सब्सटेंस क्या है, Mg है। क्लियर है? चले आगे। और जो B सब्सटेंस है वो तुम्हारा क्या है, MgO है। ठीक है, और जो MgO होता है ये किस फॉर्म में होता है, व्हाइट पाउडर। किस फॉर्म में होता है, व्हाइट पाउडर। ठीक है भाई, किस फॉर्म में होता है, व्हाइट पाउडर फॉर्म में। क्लियर है? अब देखो यहां पे जितने भी क्वेश्चन बनते थे हम लोगों ने डिस्कस कर, एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन आपका, ठीक है, कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसे रब क्यों करते हैं, सैंड पेपर से। ठीक है, देखो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले रब इसलिए करते हैं क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या हो जाती है, लेयर फॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, लेयर फॉर्म हो जाती है। बहुत से बच्चों का ये कंफ्यूजन है, सर हमारे स्कूल के टीचर ने वहां पे बता दिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर। ध्यान सुनना, बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर हमारे स्कूल के टीचर ने
और किसी किसी बुक में यह पाया गया है कि वहां जो लेयर लिखी गई है मैग्नीशियम कार्बोनेट की लिखी हुई है। क्लियर है? तो हमेशा जान लो जो पहली लेयर फॉर्म होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म होती है, देन वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके MgCO मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे पहले लेयर फॉर्म होती है ना वो किसकी फॉर्म होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब चला नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। देखो जब भी केमिकल रिएक्शन, भाई हमको कैसे पता कि हम जिंदा हैं? भाई हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं यार, तो हमको पता है कि हम जिंदा हैं। ठीक है ना? तो वैसे ही जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ चीजें तुमको दिखाई देती है। वो चीजें दिखाई कैसे देती है इस चीज को समझते हैं। देखो अगर उसको बात किया जाए तो इसको कह सकते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हाँ, बात करने चल रहे हैं। तो जो वहां फर्स्ट टॉपिक होता है कहता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैस। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट को कभी कभी हम लोग किससे लिखते हैं? पीपीटी। पीपीटी, ठीक है। इसको बोला जाता है कभी कभी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या? पीपीटी। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो उसमें जो चाय पत्ती होती है वो इनसॉल्युबल होती है, उसको चाय से हम लोग क्या कर देते हैं? सेपरेट कर लेते हैं छन्नी की हेल्प से। क्लियर है? वैसे जब पीपीटी बनती है तो हम लोग फिल्टर पेपर लगाएंगे तो उसको सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, चेंज इन कलर। देखो वहां पे क्या होता है? कलर का चेंज होता है। अब देखो कह रहा है चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर भी वहां पे चेंज होता है, कभी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, कभी टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। चलो, चेंज इन स्टेट, वहां पे कभी कभी क्या होता है? स्टेट का भी चेंज हो जाएगा। चलो देखते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। देखो ये तुम्हारी एक एक्टिविटी है, ठीक है, या बोला जाए इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ का गैस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैस। इसको लिख सकते हैं भाई, फॉर्मेशन ऑफ गैस। बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैस। ठीक है, देखो यहां पर जिंक ग्रेनुअल्स को हम जिंक सॉलिड फॉर्म में होता है। क्लियर है? जब हम क्या करते हैं H2SO4 को डाइल्यूट फॉर्म, क्या करते हैं? डाइल्यूट फॉर्म, ठीक है, के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 प्लस H2 की यहां पे क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? फिर हमने एक बार देख लेते हैं, जिंक हमने क्या किया है? सॉलिड फॉर्म में लिया है, मतलब मेटल फॉर्म में लिया है, और वहां पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की डाइल्यूटेड फॉर्म हमने लिया है। वहां पे क्या हो? ZnSO4 एक्वस, ठीक है, एक्वस बन गया, देन हाइड्रोजन गैस की वहां पे फॉर्मेशन हो गई। अच्छा एक चीज ये बताओ, क्या तुमको ऑक्सीजन दिखाई दे रही है तुम्हारे आसपास? नहीं दिखाई दे रही। क्या तुम्हारे आसपास कोई भी गैस दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। बट हमको ये पता है कि भाई हमारे आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? भाई हम जिंदा है तो यार प्रेजेंट है। किसी चीज को बर्न कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे अगर बर्निंग को सपोर्ट कर रही है तो वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर है? नहीं तो डेफिनेटली कोई भी गैस, मोस्ट ऑफ देम कोई भी गैस आपको दिखाई नहीं देती है। लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं टेस्ट होता है कि भाई यहाँ पे ये गैस है। भाई ऑक्सीजन का टेस्ट कैसे करोगे? भाई हम जिंदा है तो डेफिनेटली वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अरे बर्निंग को सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर है? तो वहां पर हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? देखो हाइड्रोजन के केस में जब भी यहां पर क्या करोगे? आप फायर लाओगे, ठीक है, जब भी फायर के कांटेक्ट में ले आओगे तो डेफिनेटली वो कैसा साउंड क्रिएट करेगा? पॉप साउंड। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। तो देखो जिंक क्या कर रहा है? H2SO4 साथ रिएक्ट कर रहा है, ZnSO4 की फॉर्मेशन, और हाइड्रोजन गैस भी वहां फॉर्म हो रहा है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे होगा? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट ऐसे होगा भाई, फायर के कांटेक्ट में ले आएंगे तो डेफिनेटली वहां पॉप साउंड क्रिएट होगा। या फिर अगर बोला जाए जब भी देखो माचिस है ना, माचिस की तीली यार जलाओ, ऐसे ले जाकर लगाओगे तो पॉप साउंड क्रिएट करेगा। क्लियर है? चले आगे, अब इसी प्रैक्टिकल को समझने चल रहे हैं। देखो यहां पे क्या किया गया है तो समझते हैं बढ़िया से। इस रिएक्शन को पहले यहां पे लिख लेते हैं। SO4 gives ZnSO4
प्लस H2। ठीक है, अब देखो ये अगर गैस फॉर्म हो रही तो ऊपर की तरफ एरो बना देना। ठीक है, चलो देखो यहाँ एक स्टैंड लिया गया है ये, ठीक, यहां पर देखो क्या है, जिंक ग्रेनुअल्स को रखा गया है। ठीक है, ये स्टैंड लगाया गया है। ठीक, यहां सोप बबल रखा गया। देखो सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन क्या है भाई, आपने देखा होगा कि कभी भी जब गैस निकलती है तो वाटर में क्या होता है, बबल्स होते हैं। तो भाई देखो यहां से क्या होगा, यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड को धीरे धीरे क्या करा जाए, एंटर कराया जा रहा है, और यहां से धीरे 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 क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। और ये जो बबल्स है ना, देखा होगा कि जब भी दशहरा का मेला जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, सोप सोल्यूशन से बहुत सारे बबल्स निकालते हैं ना, वैसा ही बबल्स यहाँ फॉर्म हो रहा है। और बस यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जो बबल्स है ना, बबल्स के अंदर जो गैस भरी है वो कैसी है, हाइड्रोजन। वो कौन सी गैस भरी है, हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है भाई, प्रोड्यूस हो रहा है। और जैसे देखो ये कैंडल लाया ना, कैंडल जैसे उसके साउंड लगाए उसके पास ले गया, तो वो कैसा साउंड क्रिएट, पॉप साउंड, ये लिखा है देखो, पॉप साउंड क्रिएट कर रहा है। और जब भी पॉप साउंड क्रिएट करेगा तो डेफिनेटली वहां पे कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। क्लियर है। ऐसे कुछ और गैसों का टेस्ट सीख लेते हैं। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो भाई कैंडल जला दो, ठीक है, अगर कैंडल तुमने जला दिया और उस कैंडल को क्या कर दो, किसी चीज से ढक दो, भाई अगर वो क्या हो रहा है, वो कैंडल बर्न हो रही, तो वहां उस कैंडल में सॉरी, अगर कैंडल बर्न हो रही तो डेफिनेटली वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और कैंडल धीरे धीरे क्या हो रही, बुझना शुरू हो गई, तो डेफिनेटली वहां पे क्या हो रही है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। और जैसे कैंडल खत्म हो गई तो डेफिनेटली वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्वांटिटी में आ गई। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे गैसों के टेस्ट हमेशा बोर्ड में आते हैं। चलो और कुछ रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या बच्चे कहेंगे सर हमेशा यही रिएक्शन कराई जाती है। देखो लिखा है सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, वो क्या करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल बनते हैं। एग्जांपल देखो हमने लिया है, जिंक क्या कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड साथ रिएक्शन करा रहा है। ठीक है, बाद एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अब देखो दूसरी रिएक्शन लिखने चल रहे हैं। हमेशा बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारा टीचर भी, हमारे फ्रेंड भी, हमारे कोचिंग वाले टीचर भी क्या कर रहे हैं, यही एग्जाम्पल दे देते थे, हम पक गए हैं ना पढ़ते पढ़ते। अब एक नया एग्जाम्पल होना चाहिए, तो लिख लो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या करता है, HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो डेफिनेटली वहां पे क्या बनता है, NaCl बनता है, प्लस CO2 बनती है, प्लस H2O बनता है। क्या बनता है भाई, H2O। ठीक है, क्या बनता है, H2O। ठीक है, तो भाई देखो CO2 भी क्या एक टाइप की गैस ही तो है, तो ये भी एग्जांपल बन सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। क्लियर है, चले आगे। चलो देखो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, या बोला जाए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अगर फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का मतलब है तो यहां लिख सकते हैं इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल पार्टिकल्स क्या हो गए, जनरेट हो गए, तो डेफिनेटली उसको क्या बोलोगे, पीपीटी रिएक्शन बोलोगे। कैसे आओ देखते हैं। देखो जब भी क्या करते हैं हम, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड KI, ठीक है, को हम लेड नाइट्रेट के साथ PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो PbI2 प्लस, ठीक है, KNO3 की क्या होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं। और जो PbI2 है ना, यही तुम्हारे किया है पीपीटी, और जो इसकी पीपीटी होती है वो किस कलर की होती है, येलो कलर की होती है। क्लियर है। अब आओ स्ट्रक्चर देख लें। देखो PbNO3 एक्वस फॉर्म में लिया है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में। पोटेशियम आयोडाइड क्या लिया है, इस टेस्ट ट्यूब में लिया है, दोनों को रिएक्ट करा दिया है। और वहां पर देखो येलो कलर की PbI2 मिली है, येलो कलर का क्या मिला है, PbI2। और एक्वस सोल्यूशन में क्या मिला है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, आई होप आपको ये पीपीटी का एग्जांपल समझ में आया होगा। सर एक एग्जांपल और दे दीजिए, चलो एक एग्जांपल और ले लो भाई। देखो हमने ले लिया H2SO4, क्लियर है, बेरियम क्लोराइड ले लिया,
गिव्स BaSO4 प्लस आपने क्या ले लिया, BaSO4 बना भाई और एक HCl बन गया। और यहां जो पीपीटी बनी भाई किसकी बनी, HCl की बनी कि BaSO4 की बनी, बताओ भाई जल्दी से। तो यहां पे जो पीपीटी की फॉर्मेशन हुई है तो BaSO4 की हुई है। और BaSO4 की पीपीटी किस तरीके से होती है, तो व्हाइट पीपीटी होती है। किस कलर की होती है, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, लिख लो भाई, ये दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बनती है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो फिर से एक समझते हैं। प्रेसिपिटेट क्या है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज ए कॉल्ड क्या, पीपीटी रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराई, तो वहां पे हमको क्या मिल गया, लेड आयोडाइड की हमको रिएक्शन, लेड आयोडाइड की पीपीटी मिल गई। किस कलर की वो थी, येलो कलर की थी। ठीक है, चलो अब देखो चेंज इन कलर। चेंज इन कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार तुम्हारे लिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, एक मिनट। देखो चेंज इन कलर का मतलब ये होता है, आपको पता है केमोनोफोर ना, इसका नाम क्या था, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, पोटेशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट, ठीक है, मैग्नेट। इसका जो कलर था कैसा था, पर्पल। इसका जो कलर था वो कैसा था, पर्पल। क्लियर है। पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम क्या करते हैं भाई, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। नींबू सिट्रिक एसिड से हम जब पास करते हैं तो जिसका पर्पल कलर होता है वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, कलरलेस। क्लियर है। फिर से समझ लेते हैं, देखो हमने एक सोल्यूशन ले लिया केमोनोफोर का जिसका कलर क्या है, पर्पल कलर है, और सिट्रिक एसिड उसमें डाल दिया, तो जो उसका पर्पल कलर है ना वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्लियर है। एक एग्जांपल सर और दे दीजिए, लो बेटा एक एग्जांपल और ले लो। एग्जांपल, एक एक एग्जांपल हमने ले लिया पोटेशियम डाइक्रोमेटिक जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज। कैसा होता है, ऑरेंज। ठीक है, इसका कलर के पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अब जब इसको हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस से क्या करते हैं, पास करते हैं, तो इसका जो ऑरेंज कलर है वो कैसा कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर में। क्या हो जाता है भाई, ग्रीन कलर में। आई होप आपको दोनों एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझते हैं। देखो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर आपको पता है, सपोज करो किसी कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, तो अगर आप उसको टच करोगे तो डेफिनेटली, अगर हीट है तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको फील होगा, अगर ठंडा है तो डेफिनेटली वो फील होगा। तो आपकी जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो दो टाइप्स की रिएक्शन होती है, एक होती एक्सोथर्मिक, एक होती एंडोथर्मिक। ठीक है, फर्स्ट क्या होती है, एक्सोथर्मिक। क्लियर है। और दूसरी जो होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक। ठीक है, अब देखो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज। हीट रिलीज, क्लियर है। और एंडोथर्मिक का मतलब होता है, एंडोथर्मिक का मतलब हीट एब्जॉर्ब। क्लियर है। अब देखो जिस भी कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, अगर उस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ गया तो डेफिनेटली वो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। और अगर जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है उसका टेम्परेचर गिर गया, मतलब तुमको ठंडा फील होने लगा, तो यार तो वो रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जब भी कार्बन को या बताए कोल को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है और वहां पे हीट निकलती है। तो डेफिनेटली ये एग्जांपल किसका बनेगा, एक्सोथर्मिक का बन सकता है। हाँ सही बात कह रहे हैं। तो सर आप एंडोथर्मिक एग्जांपल दीजिए, तो एंडोथर्मिक एग्जांपल होगा बैरियम हाइड्रोक्साइड। जब क्या करता है, अमोनियम क्लोराइड के साथ NH4Cl के साथ जब रिएक्शन करता है,
क्लियर है। तो वहां पर बेरियम क्लोराइड प्लस NH3 प्लस H2O की क्या होती है, फॉर्मेशन। और ये रिएक्शन जो है वो तुम्हारी क्या है, एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि इसका जब भी रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिर जाता है। मतलब तुमको एक ऐसा फील लगने लगेगा, ठंडा फील होने लगेगा। क्या होने लगेगा, ठंडा फील। और यहां पर क्या होगा, यहां हॉट फील होगा। ठीक है, क्लियर है। चलें आगे। यहां देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो यार डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। हम लोग इस सीरीज में एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, एक लाइन से जो बोर्ड में आने वाले हैं, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसको इंपॉर्टेंट बता दिया जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन सीरीज लाने वाले हैं इस चैनल पे। ठीक है, तो वीडियो को एकदम बढ़िया से देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा। एनसीईआरटी को जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको एकदम एक लाइन से क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करिएगा कि आपको केमिस्ट्री में 26 मार्क्स से 26 मार्क्स गेन करने हैं। अगर आपका सपना है टॉप करने का तो डेफिनेटली साइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों प्ले करता है, तो भाई आपको पता ही है कि साइंस में 3 बुक बनती है, फिजिक्स बनती है, केमिस्ट्री बनती है, बायो बनती है। अब यार जब मैं पढ़ता तो मुझसे एक बुक तो पढ़ ही नहीं जाती थी, तो कहीं ना कहीं आपको साइंस में 3 बुक पढ़ के जानी। और यार 3 बुक का रिवीजन करके जाना, पेपर देना, एग्जीक्यूशन करना 3 घंटे में, यार थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो अगर आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको केमिस्ट्री रटा दूंगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो बोर्ड में आए और या इस चैनल पे वो क्वेश्चन सॉल्व ना कराया गया हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलो देखो कह रहा है चेंज इन स्टेट। यहां पर हम क्या करते हैं, चेंज स्टेट क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले। स्टेट का मतलब जैसे सॉलिड होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड होगा तो गैस में चेंज हो जाएगा ना। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल आप जानते हो, डेफिनेटली जानते हो, वैक्स ना। अब कई बच्चे वैक्स ही नहीं जानते, तो मोम बेटा, मोम कहां मिलती है, कैंडल वाली ना, कैंडल वाली। क्लियर है। तो भाई क्या होता है, जब कैंडल किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। जब उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो डेफिनेटली वो सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। और जब उसको और हीट करते हैं तो डेफिनेटली वो क्या हो जाता है, गैस फॉर्म में चेंज होके उड़ जाती है। ठीक है, चलें आगे। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव। मतलब जो केमिकल रिएक्शन लिखी जाएगी ना, वो आपको बताएगी कि हम एक्वस फॉर्म में हैं, हम डाइल्यूटेड फॉर्म में, हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में हैं, हमारे साथ रिएक्शन एट द नॉर्मल कंडीशन पे नहीं हुई है, कैटलिस्ट के साथ हुई है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक आपको बता देते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट सपोज करो एक तरीके का भगवान होता है। जैसे भगवान आपको दिखाई नहीं देते ना, लेकिन आपके साथ हमेशा रहते हैं। जब आपके अच्छा होता है तो भी रहते हैं, जब आपका खराब होता है तो भी रहते हैं। तो कैटलिस्ट ही ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है और डिक्रीज भी करता है। ठीक, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी करता है, बट केमिकल रिएक्शन में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर। तो यही डेफिनेशन किसकी है, कैटलिस्ट की। ठीक है, चलो सपोज करो हमने एक रिएक्शन लिखी N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक है, एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब देखो आपको क्या यहां पर पता चल रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन से कि कौन सी गैस फॉर्म में है, कौन सा लिक्विड फॉर्म में है, कहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। अगर इस रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं भाई, N2 क्या है, गैसियस फॉर्म में, उसके आगे G लिख दें। क्लियर है। हाइड्रोजन तुम्हारा क्या है, गैसियस फॉर्म में है, तो डेफिनेटली उसके आगे G लिख दें। अब देखो एरो के ऊपर पूरा क्या होता है, खेल होता है। यहां पर देखो अगर हमने Fe लिख दिया तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया। Fe क्या हो गया, कैटलिस्ट। मैंने क्या बताया, Fe या बोला जाए केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। क्लियर। तो देखो भाई Fe क्या है, यहाँ पे कैटलिस्ट है, तो क्या वहां पर आपको प्रोडक्ट में Fe दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो Fe डेफिनेटली तुम्हारा क्या है, कैटलिस्ट है। और जो एमोनिया हो रही है,
अमोनिया की फॉर्म में, ये भी तुम्हारी क्या गैसियस फॉर्म। तो एक चीज हम लोगों ने सीख लिया, अगर सपोज करो ए कोई सब्सटेंस है, कोई एलिमेंट है, अगर उसके आगे एस लिखा है तो वो डेफिनेटली किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर ए के आगे तुम्हारा क्या लिखा, गैस लिखा है, तो डेफिनेटली वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड, सॉरी गैस फॉर्म में होगा। और ए के आगे तुम्हारा क्या लिखा है, अगर तुम्हारा लिक्विड लिखा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में होगा। क्लियर है? चले आगे। अब देखो एक रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, जिंक प्लस H2SO4 डाइल्यूट गिव्स ZnSO4 AQ प्लस हाइड्रोजन। इस रिएक्शन को भी हम लोग पढ़ के आए हैं। देखो ये रिएक्शन रिप्रेजेंट क्या क्या करता है, इस चीज को समझते हैं। जिंक किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। जिंक किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या फॉर्म में है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड नहीं बाबू। ठीक है, किस फॉर्म में है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है। ठीक है, और ZnSO4 क्या है भाई, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जो ZnSO4 की फॉर्मेशन हुई है वो किसके अंदर हुई है, वाटर के अंदर। एक्वस और नॉन एक्वस का मतलब ही यही होता है। एक्वस का मतलब कि जो भी सोल्यूशन बना है वो किसके अंदर बना है, वाटर के अंदर बना है। मतलब वाटर वहां पे नीड है, जरूरी है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है, देखो हाइड्रोजन के बगल अगर एक ऊपर एरो बना है तो डेफिनेटली ये किसको रिप्रेजेंट करता है, गैस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर है? अगर एरो आपका नीचे की तरफ है तो डेफिनेटली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पीपीटी। क्लियर है? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पीपीटी को। कैसे आओ देखते हैं। हम लोगों ने अभी एक रिएक्शन पढ़ी, ठीक है, कौन सी रिएक्शन पढ़ी, पोटेशियम आयोडाइड ना, PbI2, सॉरी लेड नाइट्रेट, PbNO3 का ट्वाइस गिव्स PbI2 प्लस तुम्हारा क्या बन गया, KNO3। KNO3 तुम्हारा क्या हो गया, एक्वस फॉर्म में हो गया। और ये जो तुम्हारा बना भाई, ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन गया, नीचे अगर एरो लग गया है तो यहां पे तुमको लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये पीपीटी है। अगर आपने एरो नीचे बना दिया तो डेफिनेटली वो पीपीटी कहला गया। लेकिन भाई कलर तो लिखना पड़ेगा। इसका कलर क्या होता था, याद करो, येलो कलर होता था। ठीक है, चले आगे। चलो, आई होप आपको केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना सीख लिए हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी इस चैप्टर में। फर्स्ट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड होगी डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन। ठीक है, या बोला जाए ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ही हम लोग बोल देते हैं रिडॉक्स। क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग इसको डिस्कस करने चल रहे हैं। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सपोज करो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहीं पर हो रही है तो बहुत सारे रिएक्शन A प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 डॉट, अगर वहां पर सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, क्या हो रही भाई, अगर वहां पर सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है तो डेफिनेटली वहां पे क्या रिएक्शन हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये डेफिनेटली तुम्हारी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, C प्लस O2 गिव्स CO2, बेटा ये भी तुम्हारी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हमेशा जान लेना, हमेशा की बात नहीं, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक। सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है, तो कभी कभी असर्शन रीजन में यहां से पूछ लेता है। ठीक है, इसको लिख देते हैं बढ़िया से। अगर ऑल लिखा है, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आर एक्सोथर्मिक,
लिखा है तो डेफिनेटली इसको कट कर देना, ठीक है। और अगर ऑल नहीं लिखा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, तो डेफिनेटली सही है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो डिकम्पोजिशन की बात करने चल रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोज मतलब हो जाता है किसी चीज का ब्रेक डाउन हो जाना, क्लियर है। अब देखो पहले तो जान लो डिकम्पोजिशन तुम्हारी तीन टाइप की होती, एक होती थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होती इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, एक होती फोटोलिटिक, डिकम्पोजिशन, ठीक है भाई। अब देखो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है आप उसको हीट प्रोवाइड करो और वो ब्रेक डाउन हो जाए, जैसे CaCO3, इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको जब आप स्ट्रांगली हीट करोगे तो CaO प्लस CO2 में ये क्या हो जाता है? टूट जाता है, क्लियर है। चलें आगे। अब देखो एक एग्जांपल देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, या बोला जाए ना इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम देखने, देखो जब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो H2 प्लस O2 में ये क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, क्लियर है। चले आगे। और फोटोलिटिक जैसे AgCl, ये क्या हो जाएगा? सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, Ag प्लस Cl2। एक एग्जांपल और ले लें, AgBr, Ag प्लस Br2, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी में डिकम्पोज हो जाता है, और ये आप क्या करते हैं? स्ट्रांगली हीट के थ्रू डिकम्पोज हो जाता है। कभी कभी यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट में कौन से केमिकल का यूज होता है? तो AgBr का। फोटोग्राफिक प्लेट में किसका यूज होता है, किस सोल्यूशन का यूज होता है? तो डेफिनेटली AgBr का, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट कह रहा है ना, तो देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है तुम्हारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक होता है तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। अब देखो हमेशा ये देखा होगा, कभी शादी वादी में गए होगे यार, तो वहां पे अगर छोटा बच्चा बैठा है तो सीट से उसको उठा के तुम बैठ जाते हो। वहीं अगर तुम्हारे पापा बैठे हैं, तुम्हारे चाचा बैठे, या बोला जाए एक मोटा सा हेल्दी सा बच्चा बैठा है, ठीक है, तो क्या करोगे भाई? तुम उसके बगल का जुगाड़ करोगे, उसके बगल, ऐसा तो करोगे नहीं कि उसको उठा के बैठ जाओगे। 2 घंटा आप तुम्हारे पापा मारेंगे उसको, तुमको, ठीक है, भैया चाचा मारेंगे, या फिर वही लड़का तुमको उठा पटक देगा, ऐसा कुछ होगा ना। तो भाई एक चीज यहां सीखना है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान सुनना, क्या होगा भाई? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो क्या कर देगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा भाई? डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसका एग्जांपल लिख ले, CuSO4 प्लस जिंक, क्या होगा भाई? अगर बात करें तो ये क्या बनेगा? ZnSO4 बना लेगा और कॉपर बना लेगा, क्लियर है भाई। जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। भाई कैसे पता चलेगा? बहुत से बच्चों कंफ्यूज है, सर हमको पता कैसे चलेगा? तो नेट पे डाल देना रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। जब रिएक्टिविटी सीरीज डालोगे तो जो ऊपर के एलिमेंट होते हैं वो नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देते हैं, और नीचे वाले एलिमेंट क्या करते हैं? डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या मतलब? ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे,
लेकिन नीचे से वाले एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है। क्या होता है भाई, आयन एक्सचेंज। आप एनसीईआरटी में जब देखोगे ना तो डिफरेंस बिटवीन द सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन किया वो 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट एकदम बोर्ड पूछता है। ठीक है, लेकिन इस साल यार 2024 के लिए जो पेपर बनने वाला है ना वो डेफिनेटली तुम्हारा 50% एनसीईआर सॉरी सीबीएसई की साइड पे आ चुका है कि 50% जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड असर्शन रीजन केस बेस्ड स्टडी होने वाले हैं। तो यार पेपर का लेवल अपने लेवल पे होगा। बहुत से बच्चे यही सोचते थे टर्म फर्स्ट में, जब आपसे 2 साल पहले, कि टर्म फर्स्ट में एमसीक्यू आएगा तो हम कर ले जाएंगे, बहुत इजी होता है। यार उनसे पूछो, ठीक है, एमसीक्यू सबसे टफेस्ट होता है। क्यों टफ होता है, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ठीक है, लेकिन अगर वही रिटर्न होता था एग्जाम तो डेफिनेटली क्या होता था, अगर तुमने 4 लाइन गलत लिखी है तो उसमें 1 लाइन सही लिख दी ना, तो एग्जामिनर का हक है या तुम्हारा हक ये है कि तुम्हारा नंबर तुमको मिलेगा और एग्जामिनर को नंबर देना पड़ेगा। लेकिन सपोज करो कोई बच्चा है, ठीक है, एबीसीडी में, ठीक है, एबीसीडी में ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर, लेकिन उसने बी लगा दिया, तो वहां पे वो गलत हो गया ना। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस साल का पेपर का जो लेवल होने वाला है ना, अपर लेवल पे होने वाला है और बच्चे बहुत सफर करने वाले हैं इस साल। ठीक है, चलो यहां पे क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर बात किया जाए Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस भाई तुम्हारा क्या बनेगा, NaCl। हाँ है ना। तो सर इसमें आयंस कहाँ है, तो बेटा जो इसके ऊपर आयंस होते हैं, देखो इसके ऊपर +1, ये -2, ये +2, ये -1, यही क्या है, आयंस है। आयंस क्या होता है भाई, देखो अगर न्यूट्रल एटम पे क्या लग जाए, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज लग जाता है तो वही तुम्हारे क्या कहलाते हैं, आयंस कहलाते हैं। और आयंस के ऊपर जो कंपाउंड बनता है वो बनता कैसा है, आयनिक कंपाउंड। अभी हम लोग मेटल नॉन मेटल में ये पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट क्या होता है, तो बस इतना आप समझ लीजिए यहां पर। ठीक, क्लियर है, चलें आगे, चलो। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज ये पढ़ा यार कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेस सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो तुम्हारी 2 टाइप्स की होती है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट होती है, एक तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। क्लियर है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है। ठीक है, डायरेक्ट बोर्ड पूछेगा तुमसे। ठीक है, देखो रिडॉक्स क्या होता है, ध्यान सुनो, जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है ये 2 वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, एक बना है रिड मतलब रिडक्शन, एक मतलब ऑक्स मतलब बना है ऑक्सीडेशन। क्या बना है भाई, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, चले आगे। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब ये बता रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कहीं पर रिडक्शन हो रहा है तो वहां पे क्या कंडीशन होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा। कैसे आओ देखते हैं, जैसे Cu + O2 गिव्स CuO। और एक चीज ये भी समझते हैं, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक ही रिडक्शन हो रहा होगा। तो देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो डेफिनेटली यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है, चलो सर एक रिएक्शन और बता दो। देखो हम लोग ले लेते हैं CuO + H2 गिव्स Cu + H2O। ठीक है, अब देखो CuO से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, और क्या बन रहा है, H2 से क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। अब आओ चेक करें, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या और ऐड हो रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या है, ऑक्सीडेशन। और देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये रिडक्शन। ये क्या हो जाएगा भाई,
रिडक्शन। क्लियर है? आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। एक समझते हैं तुम्हारा एजेंट के बारे में। देखो जब भी वर्ड लगता है एजेंट, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, बोर्ड बहुत पूछता है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो भाई, अगर हमको LIC करानी है तो हमको कहीं ना कहीं किसी एजेंट के पास जाना पड़ेगा, सही है कि नहीं? तो वैसे ही क्या होता है, अगर हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, तो डेफिनेटली हम किसके पास जाएंगे? ऐसे एलिमेंट के पास जिसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। क्लियर है? किसके पास जाएंगे? जिसका रिडक्शन हो, और जिसका रिडक्शन होगा उसी को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे। जस्ट अपोजिट होता है, ध्यान रखना। और भाई अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो कौन होगा? ऑक्सीडेशन वाला सब्सटेंस। क्लियर है? अब इसको समझ लेते हैं। तो भाई यहां पर क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था ना, तो ये इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2 से क्या बना था? H2O बन रहा था। तो डेफिनेटली यहां पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था। और ऑक्सीडेशन हो रहा तो डेफिनेटली यहां पे कौन वर्क कर रहा था? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।